कल्पना कीजिए कि आपका पति मोमबत्तियों से रोशन पत्थर के गलियारे में चल रहे हैं। हवा घनी है, मीठी अगरबत्ती की सुगंध से महक रही है और थोड़ी धातु जैसी। सन्नाटा पूर्ण नहीं है। यह सांस लेता है, फुसफुसाता है, देखता है। आप एक प्राचीन महल में हैं, एक साम्राज्य जो अब मौजूद नहीं है, लेकिन जिसके रहस्य पॉलिश किए हुए संगमरमर और सोने के कालीनों के नीचे दबे हुए जीवित हैं। सदियों से इतिहास ने बताया है कि सम्राट अपनी पत्नियों को प्रेम के लिए चुनते थे, सुंदरता के लिए, बड़े घरानों के बीच राजनीतिक समझौतों के लिए, एक नेक इशारा, परिवारों के बीच एक बंधन। एक सार्वजनिक समारोह लोगों के सामने मनाया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर यह संस्करण सिर्फ एक पर्दा हो? और क्या होगा अगर चमक के पीछे कुछ बहुत पुराना और गहरा मौजूद हो? भूले हुए अभिलेखों में एक अनुष्ठान के अस्तित्व की फुसफुसाहट है, एक गुप्त अनुष्ठान, एक पैतृक परीक्षा, एक वापसी का रास्ता नहीं। इसे द ब्लैक रोज, काला गुलाब कहा जाता था, एक ऐसा नाम जो कभी जोर से नहीं बोला गया और हमेशा लाल स्याही में लिखा गया, जैसे सूखे खून। 7 महिलाएं अंदर गईं, केवल एक बाहर आई। नई महारानी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि प्रतिरोध के लिए चुनी गई। चुप्पी के लिए, डर के लिए। कोई नहीं बोलता था कि कक्ष में क्या हुआ, और जिन्होंने कोशिश की वे गायब हो गईं। आज थेरालिस का साम्राज्य सदियों की धूल के नीचे दबा है। इसके स्तंभ टूट गए हैं, इसके ताज ऑक्सीकृत हो गए हैं। लेकिन अनुष्ठान, कुछ कहते हैं कि यह कभी नहीं रुका, बस यह बेहतर तरीके से छिप गया। अगले कुछ मिनटों में आप इस साम्राज्य के पर्दे के पीछे के दृश्यों को जानेंगे। आप उन गलियारों से गुजरेंगे जहां दीवारें सुनती हुई लगती हैं। आप उन सीढ़ियों से उतरेंगे जहां हवा ठंडी हो जाती है। और शायद आप महारानी होने की असली कीमत समझेंगे। रोमांस की उम्मीद न करें, नहीं परियों की कहानियों की, बस सन्नाटा और एक काला गुलाब। 4 शताब्दियों से अधिक समय तक थेरालिस पूर्व का धड़कता हुआ दिल था। एक विशाल सुनहरा साम्राज्य जो विजय और चुप्पी पर बना था। इसकी सेनाओं से डर लगता था, इसके कानून निरपेक्ष थे, इसका दरबार एक सावधानी पूर्वक पूर्वाभ्यास किया गया रंगमंच। लेकिन थेरालिस की असली शक्ति उसकी तलवारों में नहीं थी, नहीं उसके ताजों में, यह उसके अनुष्ठानों में थी। प्रथम राजवंश के समय से सम्राटों ने भूली हुई वंश परंपराओं से विरासत में मिली प्रथाओं को विकसित किया। उन्होंने धर्म, जादू और राजनीति को उन समारोहों में मिलाया जो लोगों की नजरों से दूर होते थे। उनके लिए प्रभुत्व केवल भौतिक नहीं था, यह आध्यात्मिक था। और हर महत्वपूर्ण निर्णय एक अनुष्ठान से पहले होता था। इनमें सबसे पवित्र था महारानी का चुनाव। बाहर से यह कहा जाता था कि उसे कुलीन परिवारों में से चुना जाता था। वंशवृक्ष, रक्त की शुद्धता और कूटनीतिक कौशल के लंबे विश्लेषण के बाद एक औपचारिक कार्यक्रम जिसकी घोषणा महीनों पहले की जाती थी। अंदर से यह बहुत अलग था। सम्राट केवल शासक नहीं था, उसे पैतृक इच्छा का अवतार माना जाता था। जीवितों की दुनिया और उन लोगों की दुनिया के बीच एक कड़ी जो पहले आए थे। उसका शब्द कानून था, उसकी चुप्पी सजा। लेकिन वह अकेले शासन नहीं करता था। महारानी की एक छिपी हुई भूमिका थी। कहा जाता था कि वह सिंहासन और पाताल लोक के बीच आध्यात्मिक संबंध की संरक्षक थी, कि उसकी उपस्थिति महिमा और दुर्भाग्य के बीच संतुलन बनाए रखती थी। इसलिए केवल सुंदर होना पर्याप्त नहीं था या आज्ञाकारी, यह आवश्यक था प्रतिरोध करना। ब्लैक रोज का अनुष्ठान महल के नीचे आधिकारिक समारोहों से दूर किया जाता था और इसका अस्तित्व सभी ने नकारा था, यहां तक कि सम्राटों ने भी। हाल के दस्तावेजों से पता चलता है कि प्रत्येक नए राज्याभिषेक के साथ 7 युवा महिलाओं को आध्यात्मिक एकांतवास के लिए चुना जाता था। उन्हें हफ्तों तक कोई नहीं देखता था। जब वे लौटती थीं, यदि वे लौटती थीं, तो वे अलग होती थीं और केवल एक सिंहासन पर बैठती थी।
अधिकांश लोग मानते हैं कि अनुष्ठान नियत दिन पर शुरू होते हैं, लेकिन ब्लैक रोज का अनुष्ठान बहुत पहले शुरू हो जाता था। चुनी गई युवतियों को भाग्य या प्रभाव से नहीं बुलाया जाता था। उन्हें बचपन से ही एक ऐसी भूमिका के लिए ढाला जाता था जिसे वे कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाती थीं। चयन 6 साल की उम्र में शुरू होता था, जब ट्यूटर्स के वेश में पुजारी दूरदराज के गांवों का दौरा करते थे, एक विशिष्ट प्रोफाइल वाली लड़कियों की तलाश में। आसान चुप्पी, स्थिर टकटकी, आंसुओं का अभाव। जिन्हें ले जाया जाता था वे कभी वापस नहीं आती थीं। वे वर्षों तक एकांत में बिताती थीं, ऐसे कॉन्वेंट में जो प्रार्थना नहीं करते थे। उनके दिन प्रशिक्षण से भरे होते थे, बिना हिले डुले घंटों तक आसन बनाए रखना, बिना शिकायत किए ठंड सहन करना, केवल अपनी सांस से अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। उन्हें प्रतिक्रिया न करना सिखाया जाता था, न पूछना, न चाहना। पहचान धीरे धीरे मिटा दी जाती थी। उनके नाम संख्याओं से बदल दिए जाते थे, उनके कपड़े मानकीकृत, उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कठोर। कहा जाता था कि सच्ची महारानी चुनी नहीं जाती थी, वह प्रकट होती थी, शोर के अभाव से, अवर्णनीय के सामने आज्ञाकारिता से, अदृश्य को बिना टूटे सहने की क्षमता से। जब वे 18 वर्ष की हो जाती थीं, तो 7 उम्मीदवारों को थेरालिस के महल में ले जाया जाता था, लेकिन वे मुख्य दरवाजे से प्रवेश नहीं करती थीं। वे पीछे से जाती थीं, चेहरे पर घूंघट और कलाइयों में रस्सियां। 7 दिनों तक वे अलग अलग कक्षों में अलग थलग रहती थीं। वे बोलती नहीं थीं, वे खाती नहीं थीं, उन्हें केवल पानी मिलता था और कभी कभी एक हुर वाली आकृति का दौरा जो बस पूर्ण चुप्पी में देखती थी। कदमों की आहट ही एकमात्र याद दिलाती थी कि वे अभी भी जीवित हैं। प्राचीन वृत्तांत भिक्षुओं द्वारा गुप्त रूप से दर्ज किए गए अजीब घटनाओं का वर्णन करते हैं। एक युवती बिना किसी कारण के अकेले मुस्कुराती थी, दूसरी रात में अपने बाल नोचती थी, तीसरी हर समय सोती रहती थी, जैसे वास्तविकता से भाग रही हो। लेकिन ग्रंथों में जो सबसे अधिक दोहराया जाता था वह वही सपना था जो सभी के द्वारा साझा किया गया था, भले ही उनके बीच कोई संपर्क न हो। एक अंधेरे गलियारे का, जहां एक काला गुलाब हवा में तैर रहा था, जिसकी हर पंखुड़ी पर जीवित आंखें थीं। 8वें दिन भोर में उन्हें गुलाबों के कक्ष में ले जाया जाता था। नंगे पैर और उनका मन पहले से ही टूट चुका था। गुलाबों का कक्ष सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह पत्थर में तराशा हुआ एक रहस्य था। थेरालिस महल के पश्चिमी विंग के नीचे स्थित इसमें एक संकीर्ण सीढ़ी से पहुंचा जाता था, जो सीधे चट्टान में खुदी हुई थी। कोई खिड़कियां नहीं थीं, बाहर से कोई दिखाई देने वाले दरवाजे नहीं थे, केवल एक भारी लकड़ी का ट्रैपडोर जिसे अंदर से बंद किया गया था। नीचे उतरने पर हवा बदल जाती थी, यह घनी, नम, थोड़ी मीठी हो जाती थी, जैसे कि कहीं अदृश्य में फूल सड़ रहे हों। तापमान गिर जाता था और सन्नाटा खाली नहीं था, यह कंपन करता था, जैसे कि वहां कुछ साथ में सांस ले रहा हो। जगह गोलाकार थी, जिसकी दीवारें गहरे लाल मखमल के कालीनों से ढकी हुई थीं। केंद्र में फर्श पर एक सुनहरा प्रतीक बना हुआ था, एक गुलाब जिसकी पंखुड़ियां सम्मोहित करने वाले सर्पिल बनाती थीं। प्रत्येक के केंद्र में एक आंख जड़ी हुई थी। लोहे के झाड़फानूस छत से उतरती जंजीरों से जुड़े हुए कमरे को कमजोर टिमटिमाती लपटों से रोशन करते थे। फर्श पॉलिश किए हुए काले पत्थर का था, छूने पर ठंडा, हमेशा थोड़ा नम, जैसे कि कक्ष स्वयं रो रहा हो। कमरे की परिधि पर 7 संगमरमर के आसन और हर एक पर एक काला गुलाब, असली, जीवित, लेकिन बिना खुशबू के, जैसे कि यह सुंदर हो और साथ ही मृत भी। 7 युवतियां एक एक करके प्रवेश करती थीं, हमेशा चुपचाप, हमेशा नीची निगाहों से। एक पुजारी उन्हें आसनों तक ले जाता था, उन्हें गुलाब मिलता था और फिर अनुष्ठान शुरू होता था। कोई शब्द नहीं थे, कोई निर्देश नहीं थे, बस 7 हुर वाली आकृतियों की उपस्थिति जो परछाइयों से देख रही थीं। उन्हें साक्षी कहा जाता था। वे कभी नहीं बोलते थे, वे कभी नहीं हिलते थे। अनुष्ठान आंतरिक था, परीक्षण बाहर से नहीं आते थे, वे मन से आते थे। युवतियों को अवर्णनीय ध्वनियों, अचानक रोशनी,
तापमान में अचानक बदलाव के संपर्क में लाया जाता था। कुछ रिपोर्टों में दीवारों से फुसफुसाहट आने, परिचित आवाजों द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को उसके असली नाम से पुकारने का उल्लेख है, ऐसे नाम जो वर्षों पहले भुला दिए गए थे। कुछ रोती थीं, अन्य चिल्लाती थीं, कई बेहोश हो जाती थीं, लेकिन एक हमेशा स्थिर रहती थी, बिना बोले, बिना प्रतिक्रिया किए। गुलाब अभी भी उसके हाथों में मजबूती से था। वही चुनी जाती थी। समारोह के अंत में ताज पहनने वाली महारानी को कोई प्रशंसा, कोई आलिंगन नहीं मिलता था। उसे एक नए कमरे में ले जाया जाता था। एक नई चुप्पी, एक नई कैद। कुछ हफ्तों तक नहीं बोलती थीं, अन्य कभी नहीं। और फिर भी उन्हें सबसे मजबूत माना जाता था, सबसे योग्य, एकमात्र जो बची। थेरालिस साम्राज्य का आधिकारिक इतिहास गुमशुदगी का उल्लेख नहीं करता है। सार्वजनिक अभिलेखों में महारानी के चुनाव की प्रक्रिया में शामिल सभी महिलाओं को अनाम सेविकाओं के रूप में माना जाता था और उन्हें कॉन्वेंट में एकांतवास में या दूर के अधिकारियों से विवाहित घोषित किया जाता था। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई पुष्टि नहीं। लेकिन जीवित पत्रों में सदियों से कुलीन घरों की दीवारों में छिपे हुए परेशान करने वाले उल्लेख मिलते हैं। परिवार बेटियों के अचानक गायब होने की रिपोर्ट करते हैं। वे जवाब मांगते हैं, समाचार के लिए विनती करते हैं और बदले में केवल चुप्पी पाते हैं। कुछ माताएं पूर्वाभास, खून और आंखों के आवर्ती सपनों के बारे में लिखती हैं। अन्य दावा करती हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों को महल के आंगन में देखा, लेकिन केवल एक नजर के लिए, मूक रात के जुलूसों में, घूंघट वाले चेहरों और बहुत धीमी चाल के साथ। 3 मौकों पर लोगों ने दुर्घटनाओं के बारे में फुसफुसाया। बड़ी आग ने महल के पूरे क्षेत्रों को भस्म कर दिया। उनमें से एक रहस्यमय तरीके से ठीक पश्चिमी भूमिगत में शुरू हुई, वह स्थान जो यद्यपि अनौपचारिक रूप से गुलाबों के कक्ष से जुड़ा था। आधिकारिक तौर पर किसी की मौत दर्ज नहीं की गई, लेकिन उसी रात दर्जनों नौकरानियां गायब हो गईं और अनुष्ठान के लिए चुनी गई युवतियों के नाम मिटा दिए गए। सभी दस्तावेजों में केवल एक काली लकीर है जहां कभी स्याही थी। उन कुछ लोगों में जो महल के भूमिगत में क्या होता था उसके बारे में बोलने की हिम्मत करते थे, वे अदृश्य लोग हैं, नौकरानियां, रात के चौकीदार, अनपढ़ नौकर जिन्होंने वर्षों बाद मौखिक वृत्तांत दर्ज करवाए जब थेरालिस पहले से ही ढह रहा था। 1903 में साक्षात्कार किए गए एक पुराने संतरी ने सुबह के समय दीवारों पर हल्की थपथपाहट सुनने का वर्णन किया। हथौड़े के वार की तरह नहीं, नाखूनों की तरह। उसने कहा कि कभी कभी दीवारें कराहती थीं और जब वह कक्ष के दरवाजे के पास से गुजरता था तो उसे मिट्टी की गंध आती थी और कुछ और लोहा, मांस, डर। एक नौकरानी ने एक युवती को कक्ष की सीढ़ियों से कैटाटोनिक अवस्था में निकलते देखने का उल्लेख किया। उसकी आंखें खुली थीं, उसका मुंह खून से सना हुआ था। वह अकेली चल रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे सैनिकों द्वारा ले जाया गया। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। और एक पुजारी, एकमात्र व्यक्ति जिसने अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की, अपनी डायरी में लिखने के 3 दिन बाद गायब हो गया। वे चुनी नहीं जाती, वे बलिदान की जाती हैं। उसके बाद उसका कक्ष खाली पाया गया, बिस्तर अस्त व्यस्त, और दीवार पर किसी ने एक काला गुलाब बनाया था अपनी उंगलियों से। 1897 में डॉक्टर एमिल गैरेल, एक फ्रांसीसी चिकित्सक जो प्राचीन चिकित्सा और पूर्वी शारीरिक अनुष्ठानों में रुचि रखते थे, को थेरालिस के पुराने महल के खंडहरों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस समय यह स्थान एक क्षयशील पर्यटन स्थल था जिसे स्थानीय गाइड और कुछ गार्डों द्वारा बनाए रखा जाता था। वह पांडुलिपियों की तलाश में थे, लेकिन उन्हें कुछ और मिला। वृत्तांत खंडित हैं, लेकिन इस्तांबुल में फ्रांसीसी दूतावास के रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैरेल अपनी यात्रा के दौरान 3 दिनों के लिए गायब हो गए थे। जब वह मिले तो वह शहर की गंदी गलियों में घूम रहे थे, फटे कपड़ों, धंसी हुई आंखों और एक स्थिर अभिव्यक्ति के साथ। वह फ्रेंच और लैटिन में असंबद्ध शब्द बोल रहे थे, जैसे कि कोई मांस पढ़ रहे हों या क्षमा मांग रहे हों। हफ्तों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने बाध्यकारी रूप से लिखना शुरू कर दिया।
43 पन्नों की एक डायरी, जहां उन्होंने वर्णन किया कि कैसे वह गलती से महल के एक पार्श्व मार्ग से प्रवेश कर गए, पत्थरों से आने वाली एक मीठी गंध का पीछा करते हुए। सीढ़ी अनियमित थी, एक टूटी हुई शेल्फ के पीछे छिपी हुई थी। वह दावा करते हैं कि वह कई मिनटों तक नीचे उतरे, तापमान को धीरे धीरे गिरते हुए महसूस किया। नीचे उन्हें एक गोल कमरा मिला। दीवारें फीके कालीनों से ढकी हुई थीं और केंद्र में पुरानी सोने की एक कुर्सी थी, खरोंच के निशानों और सूखे खून से ढकी हुई। लेकिन यह वह नहीं था जिसने उन्हें नष्ट कर दिया। डायरी के अनुसार उन्होंने आवाजें सुनी, चीखें नहीं, शब्द नहीं, बस ध्वनियां, धीमी, लंबी, अंधी, जैसे पर्दे के कपड़े में फंसी विलाप दीवारों के माध्यम से सांस ले रही हो। ध्वनियां जो चुप्पी मांगती थीं। उन्होंने लिखा, गुलाब की आंखें हैं और यह हमारे अंदर देखती है। उनमें से किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। उनमें से कोई नहीं चिल्लाया, क्योंकि वहां ध्वनि भी मर जाती है। दशकों बाद 2021 में तुर्की के पुरातत्वविदों की एक टीम थेरालिस के पूर्व क्षेत्र के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त पुस्तकालय की नींव पर काम कर रही थी। खुदाई के दौरान उन्होंने एक झूठी दीवार को हटाया, जिससे एक और दीवार सामने आई जो काले, पूरी तरह से पॉलिश किए हुए पत्थर से बनी थी। केंद्र में उच्च राहत में प्रतीक एक काला गुलाब और प्रत्येक पंखुड़ी पर आंखें, मानवीय आंखें, गोलाकार, इतनी सटीकता से उकेरी गईं कि वे जीवित लगती थीं, देख रही थीं, न्याय कर रही थीं। विशेषज्ञों ने इस खोज को लोक कथाओं से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक पुष्प अनुष्ठान प्रतीक था, जिसका किसी भी शाही पंथ से कोई सीधा संबंध नहीं था। लेकिन स्थानीय निवासियों ने उस जगह से बचना शुरू कर दिया। टूर गाइडों ने अपने पद छोड़ दिए और रातों के दौरान पुरानी कहानियां फिर से प्रसारित होने लगीं, फुसफुसाहट, दर्शन, साझा बुरे सपने। जैसे कि गुलाब अभी भी जीवित था, प्रतीक्षा कर रहा था, चुप, याद करने की हिम्मत करने वाले को देख रहा था। जो गुलाबों के कक्ष से लौटीं, यदि वे लौटीं भी, वे अब वैसी नहीं थीं। अनुष्ठान के अंत में ताज पहनने वाली महारानी हमेशा पुजारियों के साथ दिखाई देती थी, भारी लबादों में लिपटी हुई, उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ। कहा जाता था कि प्रकाश उसकी आंखों को चोट पहुंचाएगा, या कि दुनिया अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। दरबार के वृत्तांत सावधानी पूर्वक सेंसर किए गए इन महिलाओं का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं, शांत, एकांत, आध्यात्मिक रूप से उन्नत। लेकिन नौकरों और लेखकों द्वारा संरक्षित वृत्तांत खाली आंखों, अनुपस्थित मुस्कानों और नींद रहित रातों की बात करते हैं, जिनमें महारानी बस पूर्ण मौन में बैठी रहती थी, घंटों तक दीवार को घूरती रहती थी, बिना पलक झपकाए। एक पुरानी महल की नौकरानी ने कथित तौर पर बताया था कि एक निश्चित महारानी ने 2 साल तक एक भी शब्द नहीं कहा। दूसरी कभी नहीं मुस्कुराई। सम्राट केलम द्वितीय की चौथी पत्नी एनीरा का भी मामला है, जो समारोह के बाद कभी भी अपने क्वार्टर से बाहर नहीं निकली। उनकी डायरी, जिसमें दोहरावदार रेखाएं और अनियमित स्ट्रोक हैं, इस वाक्य के साथ समाप्त होती है, मैं रुकी, लेकिन मैं वापस नहीं आई। लोग कहते थे कि सिंहासन बदल देता है, लेकिन जो लोग कक्ष को जानते थे, वे जानते थे, यह भस्म कर देता है। महारानी गुलाब के आदेश के रहस्यमय अभिलेखों के अनुसार केवल एक पत्नी नहीं थी, वह मुहर थी, ढाल थी, 2 दुनियाओं के बीच की संरक्षक, दृश्य और अदृश्य। उसका कार्य, हालांकि अघोषित, उन लोगों के लिए स्पष्ट था जो प्रतीकों को समझते थे। वह अनुष्ठान को अक्षुण्ण रखती थी अपने भीतर। कहा जाता था कि कक्ष की पूर्ण चुप्पी को सहन करके महिला कुछ अवशोषित कर लेती थी। एक प्राचीन सार, शायद शक्ति का एक टुकड़ा, या उन सभी की एक जीवित स्मृति जो उससे पहले गिर चुकी थीं। महारानी शासन नहीं करती थी, वह निगरानी करती थी। सार्वजनिक बैठकों में उसकी उपस्थिति विवेकपूर्ण होती थी। वह कभी राय नहीं देती थी, वह कभी विरोध नहीं करती थी। उसे एक पवित्र आभूषण माना जाता था, लेकिन कुछ उसे एक संतरी कहते थे। और जब एक महारानी की मृत्यु हो जाती थी, तो महल 7 दिनों के लिए पूर्ण मौन में चला जाता था। यहां तक कि घंटियां भी नहीं बजती थीं।
यह आवश्यक समय था, वे कहते थे, ताकि उसकी गूंज गलियारों से समाप्त हो जाए और अनुष्ठान फिर से शुरू हो सके। कोई नहीं जानता था कि उनके शरीरों का क्या होता था। किसी भी महारानी को सार्वजनिक रूप से दफनाया नहीं गया था। एकमात्र निश्चितता यह है कि ताज पहनाए जाने पर उसे दो चीजें मिलती थीं, एक सुनहरा ताज और एक काला गुलाब। थेरालिस साम्राज्य के पतन के साथ यह उम्मीद की गई थी कि इसके रहस्य इसकी दीवारों के साथ ढह जाएंगे, लेकिन कुछ रहस्य ढहते नहीं हैं। वे छाया में बस जाते हैं, अनुकूलन करते हैं और जारी रहते हैं। वंशावली रिकॉर्ड बताते हैं कि मूल दरबार से जुड़े कई कुलीन परिवार साम्राज्य के आधिकारिक विघटन के बाद बिखर गए। कुछ पूरी तरह से गायब हो गए, अन्य अजीब तरह से अमीर हो गए और एक छोटा समूह विवेकपूर्ण फिर भी प्रभावशाली ने असामान्य आदतें बनाए रखीं। 1952 में एक अकादमिक पत्रिका को भेजे गए एक अनाम पत्र में कप्पाडोसिया के पहाड़ों में एक हवेली के नीचे छिपे एक नए कक्ष का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 12 से 18 वर्ष की लड़कियों को एक दीक्षा शिविर में भेजा जाता था जो 7 दिनों तक चलता था, बिना किसी बाहरी संचार के। उस जगह को ठंडा, शांत और गहरे फूलों से सुगंधित बताया गया था। पत्र कभी प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन प्रतियां आज भी गुप्त समूहों के बीच घूमती हैं। 1998 में एक हंगेरियन मानवविज्ञानी ने दावा किया कि उसे बल्गेरियाई ग्रामीण इलाकों में एक पारंपरिक परिवार से औपचारिक वस्तुओं की सूची बनाने के लिए काम पर रखा गया था। वस्तुओं के बीच उसे एक कुर्सी मिली जिसके किनारों पर आंखें खुदी हुई थीं और धातु में काले पंखुड़ियां जड़ी हुई थीं। जब उसने अपने मेजबानों से सवाल किया तो उसे संपत्ति से बाहर निकाल दिया गया। उसने शोध छोड़ दिया और फिर कभी साक्षात्कार नहीं दिया। आज अविश्वास करना आसान है, यह कहना कि यह सब एक किंवदंती है, मनोरंजन के लिए अनुकूलित एक गॉथिक कहानी। लेकिन अभी भी संकेत हैं, विवेकपूर्ण, असहज, लगातार। आंखों वाले काले गुलाबों के भित्तिचित्र पूर्वी यूरोपीय शहरों में दिखाई देते हैं, हमेशा पुरानी प्रशासनिक इमारतों के पास, कुछ लड़कियों के स्कूलों में, अन्य बंद हो चुके चर्चों में। उन सभी में आंखें देखती हुई लगती हैं। कोई भी समूह इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। एक बार एक बंद डीप वेब फोरम में एक संदेश सामने आया, उसे चुन लिया गया है। सन्नाटा जारी है। कुछ ही समय बाद फोरम ऑफलाइन हो गया और सभी प्रोफाइल हटा दिए गए। आंखों वाले काले गुलाब का प्रतीक पिछले दशक में कम से कम 3 अलग अलग स्थानों पर दर्ज किया गया है, प्रत्येक एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर। सभी एक ही नक्काशी पैटर्न का पालन करते थे। किसी भी कलाकार ने इसका श्रेय नहीं लिया। और 2023 में एक युवती इस्तांबुल में एक दोस्त को यह बताने के बाद गायब हो गई, मैंने पंखुड़ियों पर आंखों का सपना देखा। उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा, मामला बिना किसी समाधान के बंद कर दिया गया। काला गुलाब मुरझाता नहीं है, यह बस अगले का इंतजार करता है और जीवित रहता है। सन्नाटे में हर जेल सलाखों से नहीं बनी होती, कुछ सन्नाटे से बनी होती हैं। सदियों तक काले गुलाब के अनुष्ठान को आध्यात्मिक उत्थान की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन जब प्रतीकात्मक अलंकरण को हटा दिया जाता है तो जो बचता है वह सरल और क्रूर होता है, एक महिला जिसे आज्ञा मानने के दायित्व के सामने रखा गया है। प्रतिरोध करने, स्वीकार करने, बिना समझे, बिना मना कर पाने की क्षमता के। वह चुनती नहीं है, उसे चुना जाता है, या इससे भी बदतर, उसे ना कहना न जानने के लिए ढाला जाता है। काला गुलाब इस संदर्भ में कभी भी एक फूल नहीं था, यह एक शब्दहीन अनुबंध था, एक समझौता जो स्याही से नहीं बल्कि डर से किया गया था। जिसने भी गुलाब स्वीकार किया उसने गायब होना स्वीकार किया, दुनिया से नहीं बल्कि खुद से। इतिहास उसे महारानी कहता है, लेकिन वह किस पर राज करती थी? एक प्रतीकात्मक सिंहासन पर, गूंजों के एक महल पर, सोने में खुदा हुआ एक नाम जिसे सुनाने के लिए कोई आवाज नहीं थी। जो कुछ बच निकली या कोशिश में पागल हो गईं, उन्होंने महिमा के रूप में छिपे दर्द के निशान छोड़े। कोडित ग्रंथ, परेशान करने वाली पेंटिंग, बहुत लंबी खामोशियां,
शक्ति अंत में कभी उनकी नहीं थी, यह उन पर थी। और अब इतने सदियों बाद साम्राज्य खंडहर में बदल गया है। ताज संग्रहालयों में रखे गए हैं, कालीन धूल भरे, हॉल खाली, लेकिन गुलाब अभी भी मौजूद है। प्रतीकों में, सपनों में, उन कहानियों में जिन्हें कोई जोर से बताने की हिम्मत नहीं करता। यह हर अच्छी तरह से लिखी गई श्राप की तरह जीवित रहता है, शांत, छिपा हुआ, कार्यात्मक। आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक मिथक है, कि महिलाएं अब गायब नहीं होती, कि कोई भी प्राचीन अनुष्ठान आधुनिक तर्क से नहीं बचा है। लेकिन गुमशुदगी ने रूप बदल लिया है। वे अदृश्य हो गई हैं। अब महलों के भूमिगत के माध्यम से नहीं, बल्कि मन की भूल भुलैया के माध्यम से। कितनी अभी भी आज्ञा मानने के लिए ढाली जाती हैं? कितनी चुपचाप एक ऐसा गुलाब ढोती हैं जिसे उन्होंने कभी नहीं मांगा। काला गुलाब एक ऐसी पसंद की छवि है जो कभी पेश नहीं की गई, पहले शब्द से भी पहले थोपी गई एक चुप्पी की, एक परंपरा की जो मरने से इनकार करती है। और यह इंतजार करती है, धैर्य से, पृथ्वी की गहराई में या चेतना की गहराई में। अगर किसी दिन कोई आपको एक गहरा, ठंडा, सुंदर और खामोश गुलाब भेंट करे, उसे स्वीकार करने से पहले अपने आप से पूछें, क्या आप जानते हैं कि यह आपसे क्या चाहता है? या क्या यह पहले से ही बहुत देर हो चुकी है? थेरालिस की किंवदंतियां सदियों के साथ घुल जानी चाहिए थीं, लेकिन कैमरों और उपग्रहों के युग ने केवल चर्मपत्रों को पिक्सल से बदल दिया है। 2007 में अंकारा के एक संग्रहालय के एक रात्रि सुरक्षा गार्ड ने निगरानी स्क्रीन पर एक महिला आकृति को बीजांटिन कला विंग को पार करते हुए देखने की सूचना दी। उसने एक गहरा लबादा पहना था और कुछ ऐसा ले जा रही थी जो एक फूल जैसा लग रहा था। जब आदमी उसे रोकने के लिए दौड़ा तो उसे एक मीठी और धात्विक सुगंध के अलावा कुछ नहीं मिला। रिकॉर्डिंग, वह अगली सुबह सर्वर से गायब हो गई, जिसे मूक स्थैतिक से बदल दिया गया। इसी तरह के मामले डिजिटल सतर्कता मंचों पर सामने आते हैं। छायाएं जो बिना गति संवेदकों को ट्रिगर किए फिसलती हैं, फुसफुसाहट जो बाहरी माइक्रोफोन द्वारा पकड़ी जाती है तब भी जब कोई हवा नहीं होती है। उन सभी में एक ही विवरण, एक घूंघट वाली महिला और ताजे कटे हुए काले पंखुड़ियों की हल्की सुगंध। काला गुलाब पत्थर के गलियारों से स्रोत कोड में स्थानांतरित हो गया है। एक्स, टिकटॉक और यहाँ तक कि लिंक्डइन पर अनाम प्रोफाइल पंखुड़ियों पर आंखों वाले प्रतीक को प्रदर्शित करते हैं, जो आमतौर पर रहस्यमय तिथियों के साथ होते हैं, हमेशा किसी युवती के गायब होने से 7 दिन पहले। 2016 में एक रिवर्स इंजीनियरिंग समूह ने इनमें से एक प्रोफाइल को एक अपतटीय सर्वर तक ट्रैक किया। सब कुछ एन्क्रिप्टेड था, सिवाय चुप्पी नामक एक फोल्डर के अंदर 7 मिनट की एक अकेली ऑडियो फाइल, धीमी होती हृदय गति, एक महिला की सांस के साथ जो कभी अंतिम आह तक नहीं पहुंचती है। फाइल वायरल हो गई, लेकिन अजीब तरह से सभी रीअपलोड में चेकसम विफलताएं हुई और धीरे धीरे भ्रष्ट हो गईं, जैसे कि ध्वनि स्वयं वेब की सतह पर जीवित रहने से इनकार कर रही हो। प्रत्येक समझने के प्रयास के साथ संदेह बढ़ता है। काले गुलाब ने अनुकूलन कर लिया है। यह अब डेटा पैकेटों की अदृश्यता में फलता फूलता है, जो एक क्लिक से दूसरे क्लिक के बीच यात्रा करने वाले डर से पोषित होता है। सदियों तक आवाजें परंपरा के सामने चुप हो गईं, लेकिन हर अनुष्ठान किसी की आस्था पर निर्भर करता है। 2024 में तुर्की की महिला इतिहासकारों के एक समूह ने साइलेंटिया परियोजना शुरू की, जिसमें वंशावली रिकॉर्ड, खोई हुई डायरी और परित्यक्त कॉन्वेंट में संरक्षित डीएनए नमूनों का मिलान किया गया। उन्होंने पाया कि यदि गुलाब ध्वनि के प्रतिरोध से चुनता है तो शायद इसका मारक चीख नहीं, बल्कि स्वीकारोक्ति है। गुमशुदा लोगों का नाम लेना, उनकी कहानियां सुनाना, उन्हें उनकी पहचान वापस देना। 7 शहरों में सार्वजनिक पठन समारोह आयोजित किए गए, मोमबत्तियां जलाई गईं, दीवारें भूली बिसरी चेहरों के अनुमानों से ढकी हुई थीं। प्रत्येक नाम के उच्चारण पर 7 सेकंड का एक जानबूझकर मौन, डर का सम्मान करने के लिए नहीं, बल्कि उसे भेदने के लिए। और कुछ अजीब हुआ। उसी सप्ताह काले गुलाबों के भित्तिचित्र मुरझा गए, जो सफेद पेंट से ढके हुए थे। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने पहली बार पुराने महल की हवा को हल्का महसूस किया, बिना मीठी धात्विक सुगंध के।
इतिहास सिखाता है कि श्राप तभी तक बने रहते हैं जब तक उन्हें उपजाऊ जमीन मिलती है। थेरालिस ढह गया क्योंकि इसकी दीवारें गूंजों का भार सहन नहीं कर सकीं। अब चुनौती यह है कि उन दीवारों को आधुनिक मन के भीतर फिर से न बनाया जाए। काला गुलाब सिनेमाई मिथकों में, संवर्धित वास्तविकता के खेलों में, षड्यंत्र के सिद्धांतों में जीवित रह सकता है, लेकिन अगर हर नई पीढ़ी मिथक को एक चेतावनी के रूप में मानती है, न कि एक नीति के रूप में, तो शायद पंखुड़ियों का रंग फीका पड़ जाएगा। महल के भूमिगत को एक स्मारक में बदलने की पहल है, नरम रोशनी से रोशन गलियारे, वहां रहने वाली ठंड का सम्मान करते हुए, लेकिन यात्राओं की अपनी रिकॉर्डिंग से भरे हुए, हंसी, आवाजें, जीवन। जहां पहले केवल सन्नाटा था, वहां ध्वनि होगी। और अगर फुसफुसाहट फिर से पत्थरों पर घूमने लगे, तो उसे प्रतिरोध की गूंज मिले, न कि डर की। क्योंकि हर गुलाब, चाहे कितना भी काला क्यों न हो, जीवित रहने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के यह अंततः खिलना बंद कर देता है।